नमो बुद्धाय। जय भीम। आप सभी मान्यवरों को डॉक्टर लीनेश खोब्रागड़े और डॉक्टर लीना खोब्रागड़े की ओर से बुद्ध जयंती की अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज का विषय है हमारी धरोहर। हम बहुत ही खुशकिस्मत है क्योंकि हमारे सबसे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत तथागत बुद्ध और बाबा साहेब हमारे लिए अनगिनत संपत्ति छोड़ गए हैं। इतना कि शायद हम विश्व के सबसे धनी लोगों में से हैं। क्या है ये धरोहर? जी हाँ, इनके अमर विचार, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में आशा जगाई, उत्साह निर्माण किया और पूरा जीवन ही बदल दिया, उद्धार किया। अत्यंत सशक्त विचार। हम और भी भाग्यशाली है कि ये अमर विचार हजारों से भी अधिक किताबों में हमारे लिए उपलब्ध है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या हमें इस संपूर्ण संपत्ति का ज्ञान है? क्या ये सब एक ही जगह उपलब्ध है? अगर है तो फिर कहाँ है? क्या इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जा चुका है? इनसे हम कितने अमीर हुए हैं? हमने इनका कितना प्रैक्टिकल यूज़ किया है? और आगे भविष्य में हमें क्या करना चाहिए? और ये विचार किसके लिए है? नेचुरली हमारे लिए। हम कौन? कुछ खास किस्म के लोग, कुछ खास कैटेगरी के लोग, अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट, सब देशवासी, या यह पूरे मानव समाज के लिए है? चलिए मानव समाज की तो बात नहीं करते, परंतु आज हम देश और देशवासियों की बात जरूर कर सकते हैं और देखते हैं कि इनके विचार देश के बारे में कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि देश या राष्ट्र या नेशन क्या होता है। राष्ट्र किसे कहते हैं? क्या यह प्राकृतिक सीमा तक ही मर्यादित रहता है? क्या यह एक ही भाषा बोलने वाले लोगों से बनता है? क्या यह केवल एक विशिष्ट धर्म को मानने वाले लोगों से ही बनता है? यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल हमारे देश में इसी व्याख्या को मानने वाले ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं और उनके अनुसार दूसरे धर्म को मानने वाले को वहाँ कोई जगह नहीं है। अगर उनकी ये धारणा सही है तो फिर यूरोप में क्या स्थिति है? वहाँ तो लगभग सभी लोग एक ही धर्म को मानने वाले हैं। फिर अनेक देश क्यों? मिडिल ईस्ट और कई अफ्रीकन देशों को देख लीजिए, ज़्यादातर एक ही धर्म मानने वाले लोग हैं, परंतु देश अनेक हैं। ऐसा क्यों? बर्मा, वियतनाम, लाओस, ऐसे अनेक पूर्वी देशों में एक ही धर्म का प्राबल्य है, फिर भी ये कई देश है। ऐसा क्यों? तो फिर देखते हैं कि देश या राष्ट्र क्या होता है। यूँ तो कई व्याख्याएं हैं, परंतु एक व्याख्या काफ़ी मायने रखती है और वह है एक स्ट्रॉन्ग कॉमन फीलिंग की। उसका फोकस है कॉमन स्पिरिट, एक बड़े समूह की सामूहिक भावना कि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। वननेस, फ्रैटर्निटी, एकता, बंधुता, इनको यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे घर या फैमिली को ही देख लीजिए, घर में अगर कोई सदस्य दुखी होता है तो परिवार में उदासी छा जाती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है या एकता की जो सामूहिक भावना है, उससे राष्ट्र बनता है। हमारे भारत देश को अगर देखा जाए तो चलिए दो भागों में इसे देख लेते हैं। एक है प्राचीन भारत और दूसरा अभी का आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त हुआ था चारों दिशाओं से, इसलिए कई वर्षों तक समाज एक रहा। उत्तरी दिशा से ऊंचे ऊंचे पर्वतों की वजह से कोई बड़ी सेना आने का साहस नहीं कर सकती थी। दक्षिण की ओर से तीनों दिशाओं से विशाल महासागरों के कारण संरक्षण प्राप्त था। उस वक्त की धारणाओं के अनुसार समुद्री प्रवास निषिद्ध माना जाता था। बाद में छोटे छोटे समूह धीरे धीरे बाहरी दुनिया से आके बसने लगे और उनके साथ आई सामाजिक बुराइयां भी। खुद को बचाने के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों में दरारें डालनी शुरू कर दी, धूर्तता की हद कर दी। उनका सिंपल फार्मूला, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने बल की अपेक्षा छल का बहुत प्रभावी प्रयोग किया। एक अच्छा होमोजिनस एक संघ समाज, उसे स्वार्थी लोगों ने प्रदूषित किया। एकता और बंधुता खत्म हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद नैसर्गिक सुरक्षित होने के कारण देश अभेद्य रहा। परंतु ये सुरक्षा की अभेद्य दीवार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जैसे जैसे दुनिया में एडवांसमेंट हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और खासकर मनुष्य की महत्वाकांक्षा भी। के बाद एक कई आक्रमणकारी आए,
ऐसे कठिन समय में देश को किसने बचाया? देश को बचाया बुद्ध के विचारों ने। बुद्ध ने बिखरे समाज को एकत्रित किया, क्योंकि बिखरा समाज कभी संघर्ष नहीं कर सकता। संघर्ष करता है तो केवल संगठित समाज। किसने देशवासियों को संगठित किया? किसने समाज से ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म किया? किसने बंधुता की भावनाओं को बढ़ावा दिया? बुद्ध के विचारों ने। तो एक बिखरे समाज में एक परिवार की, एक फैमिली की फीलिंग आना शुरू हुआ। लोगों में संगठन होने लगा और देश मजबूत हुआ। यही नहीं, इन्हीं विचारों के कारण कई वर्षों तक, खासकर हमारे महान सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, इनके काल में देश अजय रहा और सबसे उच्चतम स्थिति में पहुंचा। देश की सीमाएं भी कितनी प्रचंड। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब भारत के ही अभिन्न अंग थे। भारत एक सर्व समृद्ध देश था और एक समर्थ आर्थिक शक्ति, अ सुपर पावर कंट्री विथ सुपर इकोनॉमी। दुर्भाग्य से जब बौद्धों का प्रभाव खत्म होने लगा तो फिर से देश बिखरना शुरू हुआ और फिर से ऊंच नीच का हंगामा शुरू। असंगठित होने के कारण देश कमज़ोर हुआ। फिर क्या हुआ? हजारों साल की गुलामी, पहले मुगलों की और बाद में अंग्रेज़ों की। खैर छोड़िए, अब हम आते हैं आधुनिक भारत की ओर। जब ब्रिटिश जाने लगे तो फिर से देश खंडित होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ब्रिटिश आने के पहले देश खंडित था लगभग 550 से भी अधिक स्टेट्स या राज्यों में, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। इन स्टेट्स को एक देश में समाने का कठिनतम कार्य सरदार पटेल ने किया और उस पर मोहर लगी हमारे संविधान की। ये देश फिर से खंडित ना हो, इसलिए बाबा साहेब ने जो अथक मेहनत की, उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। एक प्रचंड विरोधाभास से भरे हुए समाज को बाबा साहेब अपने विजन से एकत्रित कर पाए। आज जो देश न केवल खड़ा है परंतु अत्यधिक तेजी से तरक्की भी जो कर रहा है, वो केवल और केवल हमारे सर्व सशक्त संविधान की वजह से ही है। फिर बाबा साहेब के अनगिनत कार्य है जिन्होंने देश को बहुत मजबूत किया। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें आज़ादी से रहना है तो देश अभेद्य रहना ज़रूरी है। देश कब अभेद्य रहेगा? जब हम उसकी सुरक्षा करेंगे। हम उसकी सुरक्षा कब करेंगे? जब हम सभी देशवासी आपस का मन मुटाव छोड़कर बंधुता और एकता से रहें। बंधुता और एकता के सबसे बड़े चैंपियन कौन हैं? तथागत बुद्ध और बाबा साहेब आम्बेडकर। तो इन दोनों के बारे में देश के हित में किए गए कार्यों को देश की जनता तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश भारतवासियों को इस दिशा में कोई जानकारी नहीं है। ऊपर से कुछ शक्तियाँ इनके विचार और इनके महान कार्यों को या तो आम जनता से छुपाती है या फिर उसमें उनके विचारों में मिलावट करती है। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में या इनके कार्यों के बारे में काफ़ी गलतफहमी है। अब ये विरोधी विचारधाराएं कैसे कार्य करती हैं, ज़रा देखें। हम उदाहरण लेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेसेस या साइट्स का, जैसे कि विकिपीडिया, जिसे दुनिया भर में काफ़ी आदर का स्थान प्राप्त है कि ये सटीक और नपी तुली इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ इन लोगों की करतूत ज़रा देखिए। बाबा साहेब का ही उदाहरण लेते हैं। जब उनके बारे में विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं को पढ़ते पढ़ते अचानक ही पोजीशन टू आर्यन इन्वेजन थ्योरी बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आती है। अब इसे कुछ तरह से उभारने का काम क्यों किया गया है, आप खुद ही समझ सकते हैं। इस तरीके से सारीपुत्त या मोगलन के बारे में, गुरु रविदास जी के बारे में कुछ न कुछ एडिशन या डिलीशन होते ही रहता है। यही नहीं, हमारे समाज के जो प्रोमिनेंट फिगर या प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके अच्छे कार्यों की बजाय नेगेटिव या कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट की हुई रहती हैं। दुर्भाग्य हमारा ये कि बाबा साहेब और बुद्ध को मानने वाले लोगों में भी अधिकांश लोग अभी भी इस तरह के निगेटिव प्रोपागेंडा के बारे में उतना सजग नहीं है।
वो ये समझने में अभी असमर्थ है कि इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कितना बुरा प्रचार होता है। ज़रा सोचिए, दुनिया के दूसरे किसी देश में रहने वाला कोई स्कॉलर अगर हमारे महापुरुषों या फिर प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में पढ़ना चाहेगा तो विकिपीडिया में जो लिखा है उसको वो सच मानेगा और उसके दिमाग पर कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। अभी हाल ही में जो बाबा साहेब की जयंती के बाद एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, वो सब जानते ही होंगे। बाबा साहेब जिन विचारधाराओं को जिंदगी भर विरोध करते रहे, उसी विचारधाराओं को आदर्श मानने वाले लोग अब दावे कर रहे हैं कि बाबा साहेब उनके कितने करीब थे। बुद्ध के बारे में भी ऐसी अनेक गलत विचार या चित्र या वीडियोस कई जगह पर मिलते हैं। इनको प्रभावी विरोध ना होने के कारण ये धड़ल्ले से प्रचलित होते रहते हैं। यही नहीं, हमारे संविधान के बारे में भी बहुत बुरा लिखा है। इंटरनेट पे आप पढ़ेंगे, इधर उधर कई जगहों पे, सैकड़ों जगह पे आपको इस तरह से चीज़ें मिलेगी। और भी कई बातें हैं। अब हम कम से कम सत्य को तो प्रचार करें। वो लोग झूठ को भी फैलाने में कोई कोताही नहीं बरतते, तो फिर हम सच फैलाने में क्यों पीछे रहे हैं? तो फिर हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? टीम फॉर्मेशन, टीम बनाना। इस दिशा में काम करने वालों की एक टीम होनी चाहिए। जो सत्य है उसे बहुत ही रोचक, प्रभावशाली या मनोरंजक तरीके से लिखना या पेश करना बहुत ज़रूरी है। टीम में प्रभावी लेखक, वोरेशियस रीडर्स मतलब अत्यधिक पढ़ने वाले, टेक्निकल टीम इत्यादि लोग हो। टीम हमेशा विजिलेंट या तत्पर रहनी चाहिए, जो इस प्रकार के दुष्प्रचार को उसी वक्त तत्काल मुंह तोड़ जवाब दें। पब्लिश कहाँ करें? फिर सबको पता रहना चाहिए कि पब्लिश कहाँ करें और कैसे करें, और कौन कौन से पब्लिशर्स हैं, जैसे कि सम्यक प्रकाशन या बुद्धम पब्लिशर या ऐसे कुछ और। ये हमको सब पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। ऑनलाइन प्लेसेस, यूट्यूब, विकिपीडिया, इसमें कैसे लिखें, इन जगहों पर कैसे एंट्री हो, टेक्निकल नो हाउ रहना चाहिए। छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली वीडियो जो लोगों को आकृष्ट कर सके बनाना चाहिए। कला या संस्कृति विभाग अभी भी अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे कि राजेश डाबरे जी, शिंदे फैमिली, गिन्नी माही और भी कई। पर और लोग इस दिशा में जुड़ना चाहिए और इन चीज़ों का बहुत ही फैलाव होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे दायरे से बाहर बहुत दूर दूर तक जानी चाहिए। मोर क्वालिटी इंक्रीजेस द एक्सेप्टेबिलिटी। आप जानते ही होंगे, पारंजित, नागराज मंजुड़े ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये अभी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। इनकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है क्योंकि वो है इनकी क्वालिटी। टारगेट पॉपुलेशन। फिर हमको टारगेट भी मालूम रहना चाहिए। टारगेट पॉपुलेशन जैसे बच्चे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग पर गहरा प्रभाव करती है। अगर हम हमारे लिटरेचर इस दिशा में देखें तो बहुत ही स्कैरसिटी, बहुत ही अभाव है। ये बात बिल्कुल सही है कि बुद्ध और बाबा साहेब की फ़िलॉसफी हाईएस्ट लेवल की है। बड़े बड़े लोगों को भी उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत महसूस होती है, तो फिर ये तो बच्चे हैं। परंतु हम इस वजह से इस दिशा में काम करने से खुद को क्यों रोकें? छोटी छोटी कहानियाँ बना सकते हैं आकर्षक तरीके से, जिनके द्वारा छोटे छोटे किस्से जिसमें मॉरल्स या नैतिक शिक्षा हो या कोई विचार हो इन महापुरुषों का, वो उनके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। वो जब बड़े होंगे तो इन कठिनाइयों का उनको सामना न करना पड़े। उनके दिमाग की पहले से ही प्राइमिंग करना चाहिए, ताकि बुद्ध और बाबा साहेब की फिलोसॉफी पढ़ते हुए उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। स्त्रियाँ या फिर होम मेकर। एक शिक्षित और समझदार स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित और समझदार बनाने का सामर्थ्य रखती है। एडल्ट्स या ब्रेड विनर्स, इस वर्ग के लोग सबसे कठिन हैं, क्योंकि इनका कहना यह रहता है कि दिन भर इतना कार्य करने के बाद कोई शक्ति बचती ही नहीं है। पर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ अलग बात है, परंतु सोशल कॉम्पिटेंसी वो भी उतनी ज़रूरी है, और ये बात हमको समझना चाहिए।
एल्डर पॉपुलेशन, बुजुर्ग लोग, वो सबसे अच्छा टारगेट पॉपुलेशन है क्योंकि वो ऐसे पुस्तकों या माध्यमों को बड़ी आसानी से छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आप सब मान्यवरों के साथ साझा करना चाहते थे। उम्मीद है इस दिशा में कुछ कार्य हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।